This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent and Dhareja Group of Academies. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मक्स न्यूज़ के प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी के साथ आपका मेज़बान सुबान कुरैशी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, अफ्रीकी मिशन के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। मोहम्मद वसीम ने, जो कि चीफ सेलेक्टर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, दौरा साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए जो हमारा टेस्ट स्क्वाड है, ओडीआई स्क्वाड है और जो T20 इंटरनेशनल स्क्वाड है, वो 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। तो जिस तरीके से माजी में हमेशा चीफ सेलेक्टर साहबान के ऊपर ये एतराज़ लगता रहा कि पर्ची सिस्टम के ऊपर टीम को सिलेक्ट किया जाता है या पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बुनियाद पर टीम को सिलेक्ट किया जाता है, तो क्या तब्दीली के दावेदार जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं उनके आने के बाद वाक़ईतन अब तब्दीली आ चुकी है सिलेक्शन के निज़ाम में, या अभी भी जिस तरह मुल्क में तब्दीली के नाम पर एक तब्दीली चल रही है वैसा ही मयार यहाँ पर भी है? तो इसी हवाले से हमने एक मरतबा फिर अपने एक्सपर्ट और एनालिस्ट अली रज़ा को प्रोग्राम में दावत दी है। अली, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारे प्रोग्राम में दोबारा ज़ीनत बने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले कि हम स्क्वाड की तरफ जाएं, जी आपसे पहला सवाल तो यही है कि जो एक सिलेक्शन का हमारा मयार हमेशा से इसके ऊपर सवाल उठता रहा कि पर्ची सिस्टम है और इस तरीके से पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है, क्या समझते हैं कि मोहम्मद वसीम के आने के बाद जो दावे थे वो अब दुरुस्त साबित होते दिखाई दे रहे हैं या अभी भी वही निज़ाम चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान भाई, आपने एक बार फिर मुझे दावत दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। सुभान भाई, यहाँ पे देखें तो जो भी सिलेक्शन कमेटी आती है हमें सबसे उम्मीद होती है कि कुछ अच्छा होगा, पर्ची सिस्टम ख़त्म होगा, मेरिट पे सिलेक्शन होगी, लेकिन इस बार भी मुझे तो ऐसा भी कुछ नज़र नहीं आया। अनफेयर सिलेक्शंस हुई हैं, तो बेशक वो स्टैट्स लेके बैठते हैं, सारे सब कुछ लेके बैठते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे आंसर नज़र आते हैं कि किसी प्लेयर को बैकिंग है, किसी को नहीं है, कोई बेचारा बाहर हो जाता है। स्क्वाड डिस्कस करेंगे आगे हम, तो मज़ीद उसमें आगे बात होगी। अच्छा, मोहम्मद वसीम जब चीफ सेलेक्टर के तौर पर आए, इससे पहले उन्होंने जो साउथ अफ्रीका से हमारी सीरीज़ थी, होम सीरीज़, उसका स्क्वाड अनाउंस किया जी, और अभी दोबारा भी साउथ अफ्रीका से ही है अवे। तो वो एक नई चीज़ लेकर आए जी कि इससे पहले जब सिलेक्शन कमेटी टीम सेलेक्ट करती थी तो प्लेयर्स का नाम अनाउंस करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था कि जब उनकी सहाफ़ियों से गुफ्तगू होती थी तो खिलाड़ियों को सिलेक्ट करने की वजूहात, या किसी टीम को अगर किसी खिलाड़ी को टीम से निकाला गया है तो उसकी वजूहात पर सवालन जवाबन बात हो जाती थी। लेकिन मोहम्मद वसीम जब आए हैं तो इन्होंने एक नया निज़ाम ये लेकर आए हैं कि वो स्क्वाड अनाउंस करने के बाद जिन खिलाड़ियों को टीम में इंक्लूड किया गया है पिछले स्क्वाड के बाद जी, उसके बारे में वो बाकायदा डाटा, उसके एनालिसिस पेश करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी एवरेज, उसका स्ट्राइक रेट। उसके बाद जिन खिलाड़ियों को टीम से निकाला जाता है, यानी कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन दोनों के बारे में वो ब्रीफली जो है वो गाइड करते हैं। उसके बाद फिर वो मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और उसके अंदर वो मुकम्मल रीज़न भी देते हैं कि हमने किसी खिलाड़ी को क्यों सेलेक्ट किया, क्यों निकाला। तो जब वो इतना फेयर निज़ाम खुद डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हम, और स्टैट पेश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि अभी भी वही जो माजी का पर्सनल लाइकिंग, डिसलाइकिंग और पर्ची सिस्टम था अभी भी वो चल रहे हैं? जी बिल्कुल चल रहा है। अब स्क्वाड देखें तो यहाँ पे बोला जाता है कि हमारे प्लेयर्स को बैक नहीं किया जाता। अगर एक दो प्लेयर से एक तो मैच में परफॉर्मेंस नहीं हुई तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनको उठा के बाहर फेंक देंगे, लेकिन यहाँ अब भी यही कुछ हो रहा है। अगर 1 2 4 5 मैच अगर बुरे चले जाते हैं, आप उनको बैक करें, उनकी प्रैक्टिस करवाएं, लेकिन यहाँ पे उनको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। नए प्लेयर को अंदर लिया, जो यंग प्लेयर होता है वो। अच्छा, यहाँ पर अब अगर आपने ये बात करी जी, देखें हैदर अली जी नो डाउट बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है जी, कुछ अच्छी इनिंग्स उनकी हमने इंग्लैंड में देखी जी 2019 का जो हमारा टूर जी, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वो वैसी परफॉर्मेंस का मुजाहरा इंटरनेशनल सर्किट में नहीं कर सके, मगर उसके बावजूद हमने उनको न्यूजीलैंड की सीरीज़ में मुकम्मल मौका दिया, वो वहाँ खेले जी। फिर जो हमारी साउथ अफ्रीका से होम सीरीज़ थी वहाँ भी उनको मुकम्मल मौका मिला, वो परफॉर्म नहीं कर सके जी। उसके बाद अब फिर वो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे टूर के लिए भी सिलेक्ट हो चुके हैं जी। इसी तरीके से अब्दुल्ला शफीक हैं जी, वो न्यूजीलैंड का टूर भी उन्होंने किया, पाकिस्तान का होम सीरीज जो थी अफ्रीका से वहाँ भी वो हैं।
اب साउथ अफ्रीका भी जा रहे हैं। जी इसी तरीके से इमरान बट न्यूजीलैंड में फ्लॉप रहे एज अ ओपनर, जी फिर यहाँ पर अभी साउथ अफ्रीका से फ्लॉप रहे, उसके बावजूद ये साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। तो आपका ये कहना कि खिलाड़ियों को बैक नहीं किया जाता, तो देखें बैक तो किया जा रहा है। खिलाड़ी मुसलसल जो है वो अगर नाकिस परफॉर्मेंस जी। दे रहे हैं, उसके बावजूद भी वो टीम में है। अच्छा, इसके बरक्स दूसरी मिसाल ऐसी भी है कि कुछ खिलाड़ियों को बगैर खिलाए टीम से निकाला भी जा रहा है। जी आबिद अली, कुछ खिलाड़ियों को बगैर खिलाए टीम से जी। निकाला जा रहा है, कुछ को 1 या 2 मैचेस के बाद, जिस तरह भी आपने कहा। जी अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि कुछ खिलाड़ियों के लिए एक मयार है कि उनको मुसलसल सपोर्ट किया जा रहा है, जी कुछ खिलाड़ियों के लिए मयार ये है कि अगर वो जिस तरह आपने कहा कि 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं किया जी। तो टीम से बाहर निकल जी जाते जी हैं। जी तो ये जो दोहरा मयार है, जी क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है? ये पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग है क्या, या पर्ची है पीछे जी से? जी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग सुभान भाई बिल्कुल है। अब आप मुझे ये बताएं, आबिद अली जब टीम में आए, आते ही 100 किया, बिल्कुल। तो अब उनके कंसिस्टेंट रहे हैं परफॉर्मेंस में। वो अगर उनसे थोड़ा 1-2 मैच 2-3 मैच परफॉर्म नहीं हुआ तो ये तो नहीं कि आप उनको उठा के स्क्वाड से बाहर फेंक देंगे, तो आप उनको कम से कम साथ तो रखें अपने। दूसरा हारिस सुहेल, हम शुरू से सुनते हैं टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, टैलेंटेड है, बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, ऑलराउंडर हैं। अब हारिस सुहेल को उठा के स्क्वाड से बाहर फेंक दिया, उनकी एज भी आपके सामने है, तो उनका कैरियर आगे मुझे नहीं लगता कि अब चलेगा, क्योंकि उनके साथ फिटनेस के प्रॉब्लम्स भी शुरू से आप जानते हैं कि हैं। तो अब इनको साइड लाइन कर देना, तो अब फिर साइड लाइन करके फिर आगे इनको मौका भी नहीं मिलता। ये बिल्कुल ही साइड लाइन इमरान फरद के साथ हुआ, ऐसा इमरान नज़ीर के साथ हुआ, माजी भरा पड़ा है हमारा। तो हम अब कैसे समझे कि ये सिलेक्शन फेयर है? मुझे तो बिल्कुल फेयर नहीं लग रही। अब जाहिर अच्छा चलें, चूंकि अभी हमने T20 का और DI टेस्ट तीनों स्क्वाड के ऊपर जो है आपका तजदिया भी लेना जी, है, जी। तो पहले एक नज़र स्क्वाड पर डाल लेते हैं जी। कि हमारे पास जो स्क्वाड है वो क्या है। अच्छा, ये मेरे पास इस वक्त स्क्वाड के जो टिकर्स हैं वो मौजूद हैं। जो T20 स्क्वाड हमारा अभी साउथ अफ्रीका में हमारे 4 T20 इंटरनेशनल हैं, फिर जी। जिम्बाब्वे से भी हमारे 3 T20 मैचेस की सीरीज़ है। तो जी। कप्तान बाबर आजम हैं, फिर टीम में शादाब खान हैं, शर्जील खान हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं, हैदर अली, दानिश अजीज़ हैं, आसिफ अली को लाया गया है, मोहम्मद नवाज़ हैं, फ़हीम अशरफ हैं, उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर, जी उसके बाद मोहम्मद रिजवान हैं, जी। सरफराज अहमद हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़, मोहम्मद हसनैन, हसन अली, अरशद इकबाल और उस्मान कादिर। जी ठीक है। तो अब ये जो स्क्वाड है, अगर बज़ाहिर हम यहाँ देखते हैं तो कुछ हमारे पास जो जी ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं हैं। जी जी चंद एक डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं जिनको जी। टीम के अंदर शामिल किया गया जी। है, और कुछ हमारे इससे पहले जो T20 कप हुआ उसके परफॉर्मर हैं। जी तो ओवरऑल आप इस स्क्वाड के बारे में क्या समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी वो पोजीशन हैं जिन पर आपको लगता है कि ये अनफेयर सिलेक्शन है, या इनकी जगह अगर ये खिलाड़ी होते तो ये ज़्यादा बेहतर थे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, सब देखने पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो कि एक और फिक्सिंग करके पाकिस्तान को बदनाम करके दोबारा टीम में शामिल हो चुका है। इसके बारे में हमने पिछले प्रोग्राम में बात यही की थी कि वो लम्हा फिक्रिया है इस पूरी कौम के लिए। अच्छा नहीं, आपने खास तौर पर कहा कि आपका मुबारक हो। जी 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 मुझे क्यों मुबारक देती हैं? मेरा हाँ उससे जी। क्या ताल्लुक है? क्योंकि आपसे मेरी पहले भी बहुत बार डिस्कशंस हो चुकी हैं, जब हम कैमरा पे नहीं भी होते थे, तो यानी कि आप ऑफ द कैमरा, अब ऑन द जी कैमरा हाँ, बात बहुत कर लंबी डिस्कशन हमारी हुई। आप मोहम्मद आमिर के बहुत बड़े फेवर में थे कि वो अच्छा। ये है, वो यंग है, वो ये है, वो आ जाए। आपकी मेरी काफ़ी बहस भी हुई थी इस बात, जबकि मैं इस फेवर में नहीं था। ये हमारे मुल्क में 2 साइड्स थी, एक साइड चाहती थी वो आए, एक साइड चाहती थी जिसने पाकिस्तान के झंडे को बदनाम किया वो ना आए। तो आप उनके फेवर में थे, तो मैंने आपको उसी चीज़ में मुबारकबाद दी है कि एक और फिक्सर बिल्कुल PSL ब्रांड को बदनाम करके सबूत वो अब टीम में आ चुके हैं। तो बिल्कुल अब आपके सामने ये लाइकिंग है या एक नहीं अलग है। टॉपिक है, मैं थोड़ी सी जी, जी, वजाहत उस बात की, फिर हालांकि आप जानते हैं कि वो किस एंगल में बात थी। वो बात ये थी कि जो या तो शुरू से हम सजा देते आए, जी जब बाकी सबको माफ किया तो वो इस सेंस में बात थी कि अगर बाकी सबको माफी मिली जी, है जी। तो फिर इनको भी माफी सजा के बाद मिल जानी चाहिए। जी। बहरहाल वो एक लंबी डिस्कशन है, जी। फिर कभी उसको कंटिन्यू करेंगे। दिल दुखता है। ओवरऑल स्क्वाड आप क्या समझते हैं कि इस स्क्वाड पे जो साउथ अफ्रीका की कंडीशन को जी। मद्देनजर रखते हुए, जी, फिर जी, हमें जी। क्योंकि जिम्बाब्वे तो हमारे लिए एक इजी टारगेट है ना, वो जी। तो हम उम्मीद है कि अगर बहुत गंदा ना खेले जी तो वहाँ तो हमें इशू नहीं होगा, लेकिन अफ्रीका को अफ्रीका में जी आप क्या समझते हैं कि हराना बहुत मुश्किल नहीं होगा? और बिलखुसूस ये जो हम स्क्वाड लेके जा रहे हैं जी। इसके साथ तो ये स्क्वाड बिल्कुल
साउथ अफ्रीका के मुकाबले अच्छा, अभी अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको मजीद क्लियर करें, अगर हम बैट्समैन की लिस्ट देखते हैं जी, तो हमारे पास बैटिंग में जाहिर है कि ओपनिंग जो है वो बाबर आजम जी, और मैं भी अब रिजवान, चूंकि मुझे लगता है शर्जील ओपन करेंगे। हाँ, चूंकि अब शर्जील खान भी आ गए हैं तो, लेकिन उनकी फिटनेस का भी तो इशू है ना, कि गो के मोहम्मद वसीम ने कह दिया कि हमें फिटनेस नहीं, खिलाड़ी की परफॉर्मेंस भी देखनी है। और ये पॉइंट आपका बिल्कुल मुझे बेसलेस लगा, बिल्कुल जो फिट नहीं है वो परफॉर्म कैसे करेगा। चलें जी, लेकिन मिसबा के बारे में हम ये जानते हैं कि वो फिटनेस कॉन्शियस थे, वो बहुत ज्यादा फिटनेस के ऊपर, वो खुद क्योंकि एक फिट आदमी थे तो इन्होंने तो सिलेक्ट करके भेज दिया जी। अब देखना यह है कि क्या वसीम का इतना प्रेशर होगा कि उनके मुंतखब किए हुए खिलाड़ी, क्योंकि शर्जील खान को अगर स्क्वाड में लाया गया है तो इट मीन कि ये बेंच पर बैठने वाले खिलाड़ी नहीं हैं जी। तो अब देखना यह है कि क्या मिसबाउल हक इनको वहाँ पर टीम में कम्बिनेशन में जगह देते हैं या नहीं। बहरहाल शर्जील खान भी हैं, आसिफ अली हैं हमारे पास, बाबर आजम हैं जी, बैटिंग में दानिश अजीज जी। काफ़ी अरसे से इनके बारे में बातचीत हो रही थी। ये है कि अभी तक इनको स्क्वाड में हमने रखा हुआ है, इनको खेलने का मौका नहीं, मुझे लगता है दानिश को चांस मिलेगा इस सीरीज में जी। और शर्जील खान, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी, शर्जील खान सिर्फ मोहम्मद वसीम ने नहीं डाला, उनको पूरा एक सिस्टम लेके आया है और जाहिर बात है जो उनको एक सिस्टम लेके आया है, मिसबा उनको अगर ना भी खिलाना चाहे तो शर्जील खान जरूर खेलेंगे इस सीरीज में। तो मुझे लगता है शर्जील इस बार ओपन पे जाएंगे। तो और बाकी स्क्वाड आप देखें तो बाबर आजम ओपन पे है, शर्जील खान ओपन, वन डाउन मोहम्मद हफीज आएंगे और दानिश को वन डाउन। अगर हम हफीज की, जिस तरह आपने बात की है जी, हफीज का हमने देखा कि वो अब जिस किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो एक बेहतरीन किस्म के पावर हिटिंग का रोल जो है वो पावर हिटर का रोल अदा कर रहे हैं जी। तो बजाय इसके कि हम इनको वन डाउन पोजीशन पर खिलाएं, वहाँ हैदर अली को ही फिट रखा जाए। और फिर हमारे पास चूंकि रिजवान भी हैं, रिजवान भी बहुत ज़्यादा पावर हिटर के तौर पर मशहूर नहीं है, वो भी टीम को लेकर चलने वाले खिलाड़ी, तो अगर इनको हम मिडल ऑर्डर में करके मोहम्मद हफीज से एक सीजन कंपेनर होने की हैसियत से एक पावर हिटिंग का अगर रोल लेते हुए, जिस तरह जो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर उन्होंने इंडिया के खिलाफ वो नीचे से आके, वो नहीं भी कोई याद नहीं करता, बहुत इंपॉर्टेंट बारी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान को 328 तक पहुंचाने में बहुत उनकी 50 का किरदार था। तो अगर उनसे इस रोल के बारे में कहा जाए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हम खुशदिल शाह को टीम में लेके आए पावर हिटिंग के तौर पर, शाहिद अफरीदी का खरापुर करने के लिए, फिर हम हुसैन तलत को लेके आए, हमने आसिफ अली को इंक्लूड किया, तो 3 4 5 प्लेयर हम, सुहेब मकसूद को भी हम टीम में लेके आए, लेकिन ये फिट नहीं हो पा रहे। तो मोहम्मद हफीज के कंधों पे ये जिम्मेदारी डाली जा सकती है, क्योंकि अब आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो एक सीजनड और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर होने की हैसियत से अगर वो लोअर मिडल ऑर्डर के अंदर आकर परफॉर्मेंस करें तो क्या समझते हैं, ज़्यादा बेहतर नहीं है? सुभान भाई, हफीज ऐसी ऐसी बारियां खेल जाते हैं ना जो मैच को चेंज कर देती हैं, वो वाकई परफेक्ट वो लेकिन वो किसी को ना पता नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की बारी, एक बारी मैं आपको और याद करवाता हूँ, 2014 एशिया कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में हफीज ने एक बारी खेली, बिल्कुल बिल्कुल, वो किसी को पता ही नहीं लगा, लेकिन वो मैच चेंजिंग बारी थी बिल्कुल। तो हफीज नीचे आके ऐसी बारी खेल सकते हैं, क्योंकि वो ना बहुत सॉफ्ट खेलते हैं, टाइमिंग के साथ खेलते हैं, ज्यादा जोर नहीं लगाते। उनकी फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है ना, फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है, गोल्डन फॉर्म चल रही है, अपने वो गोल्डन दौर से गुजर रहे हैं, और ये बहुत कम खिलाड़ियों को नसीब में होता है कि वो अपने करियर का जो उनका आखिरी पीरियड होता है वहाँ कितनी अच्छी पीक पर आए। और मुझे लगता है हफीज नीचे आके, अगर हम हफीज नीचे आके रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन नंबर 3 पे भी हफीज अगर आके 50-60 रन कर देते हैं वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर विकेट जल्दी गिरती तो नहीं, अगर हम जी हफीज को अगर वन डाउन रखते हैं तो फिर मसला ये है कि हैदर अली तो ओपनर थे, जी बिल्कुल, हम उनको ओपनिंग से वन डाउन, और ओपनर तकरीबन आज के सिनेरियो में एक ही कंसीडर होते हैं, क्योंकि अक्सर हमारी विकेटें जो हैं, हमारी ही क्या दुनिया भर में ये कंसीडर है कि 3 ओपनर का रवाज है। जी बिल्कुल। तो अगर हम हैदर अली को वन डाउन भी नहीं खिलाते, उनको मिडिल ऑर्डर में नीचे लेके जाते हैं, तो क्या जो दायरे में उनकी सलाहियतों को हम इस्तेमाल कर पाते हैं वो वहाँ फायदामंद होगा। और फिर ये है कि रिजवान भी पावर हिटर नहीं है, जी बिल्कुल, वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन उनसे आप वैसी पावर हिटिंग की तवक्को नहीं रख सकते जिस तरह के एक पावर हिटर के बारे में एक मशहूर होता है। अच्छा, यहाँ पे सिचुएशन फंस गई है अब जी, रिजवान भी हैं, शर्जील भी हैं, बाबर आजम भी हैं ओपनिंग पे, और हैदर अली भी हैं। तो अब यहाँ पे मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कि हम बेस्ट किसको यूटिलाइज कर सकते हैं। रिजवान को मुझे लगता है तो ओपन खेलना चाहिए। अच्छा, बाबर आजम अगर वन डाउन आ जाए जी, आ सकते हैं, और हैदर अली और शर्जील खान जो है वो ओपन कर लें, और फिर रिजवान चौथे नंबर पर आ जाए जी, उसके बाद फिर हम नीचे हफीज को ले आए। बिल्कुल, हफीज सुभान मुझे लगता है इतना नीचे वो जाया हो जाएंगे,
इतना नीचे भी उनको नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है हफीज के नंबर 4 नंबर 5 या हफीज के लिए फिर ये सिनेरियो रखा जाए कि उनके लिए ओवर डिसाइड कर लिए जाएं कि इन ओवर्स के बाद जब विकेट गिरेगी उनको भेजना है। हफीज के अक्सर टीमें पावर हिटर के लिए उनको मेक शिफ्ट करती हैं कि वो जहां पर वो मखसूस वक्त आता है वो उनके ऑर्डर को चेंज करके भेज दें। अब देखें ना उनके आखिरी साथ जा रहे हैं तो उनके साथ ऐसा ना हो कि सरफराज वाला नीचे आके उनकी बारी ना आए, उनकी फॉर्म खराब हो जाए, आगे वर्ल्ड कप में जाके प्रॉब्लम हो। वो जितना फ्लो में इस टाइम रहेंगे उतना ही पाकिस्तान के लिए अच्छा है। तो अब लेट्स सी अब मैनेजमेंट क्या डिसाइड करती है। शोएब मलिक इस स्क्वाड में शामिल नहीं है और मोहम्मद वसीम ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो कहा था कि ये जो सीरीज है हमारी इसके बाद हम कट डाउन लगा देंगे उस सीरीज के लिए जो कि आगे आपकी इंग्लैंड से है, उसके बाद फिर आपने वर्ल्ड कप में जाना है जी। तो अगर शोएब मलिक इस स्क्वाड में शामिल नहीं है तो इसका यही मतलब है कि इनके प्लान में अब शोएब मलिक शामिल नहीं है। और इतने सीनियर खिलाड़ी और जब वो कह चुके हैं कि मेरा ये आखिरी वर्ल्ड कप है उसके बाद मैंने रिटायर होना है, तो ये तो हमारी रवायत है ना कि हम किसी सीनियर प्लेयर को इज्जत से रिटायर तो करते नहीं हैं जी। तो क्या शोएब मलिक के साथ भी अब यही कुछ होता नजर आ रहा है आपको? आई थिंक इनफ फॉर शोएब मलिक। 1999 से 2021 इतना लंबा अरसा हो गया है तो मुझे नहीं लगता अब शोएब मलिक को ये वर्ल्ड कप प्लान में रखेंगे। तो अब मुझे शोएब मलिक को खुद भी पता होगा कि मैं स्क्वाड में नहीं हूँ इस बार, तो वो अब वर्ल्ड कप में, लेकिन ये गलत है। आप अपने हीरोज को इस तरह आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हमेशा ही होता आया ये तो हमारी रवायत जी हमेशा रवायत। तो फेयरवेल मैच नहीं, हाँ जी बिल्कुल, आपको कम से कम उनको रखना चाहिए था। आप उनको पता है, उन्होंने खुद बोल दिया कि मेरा लास्ट वर्ल्ड कप है। जाहिर बात है कि वो अपने पूरे कैरियर का निचोड़ उन्होंने एफर्ट देनी थी, निकालना था। और मैं भी वो इसी एफर्ट में हमें वर्ल्ड कप भी जो है वो जी उनको रखवा सकते थे जी, उनको रखना चाहिए था। और वो उनको कौन नहीं जानता, वो दुनिया के तमाम इसी तरीके से अभी अगर हम स्क्वाड पे मजीद नजर डालें, ऑलराउंडर में फहीम अशरफ नो डाउट कि वो जिस तरह की फॉर्म में है उनका तो जाना बनता था। अच्छा, मोहम्मद नवाज के बारे में बहुत बातें की जाती हैं कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर हैं। वो नजर नहीं आया तक टैलेंट को इतना खास, लेकिन अभी तक उनका जो हिडन टैलेंट है जो ये आंखें परख चुकी हैं। PSL 1 से हम सुन रहे हैं टैलेंट है, खिलाना इनको बहुत। अच्छा, जिस तरीके से हमने वहाब रियाज की 2 से 3 स्पेल के साथ उनको हमने 10 साल खिला दिया, पूरे 10 साल खिला दिए है, तो मोहम्मद नवाज को भी हमने हिडन टैलेंट की बेस के ऊपर खिलाई जा रही है। कोई तो ऐसी मोहम्मद नवाज के मुझे लाइकिंग नजर आती है। किसके लाइकिंग है इसकी? क्योंकि देखे ना जितने भी सिलेक्टर आए, हाँ जी, वो सब इंतजामुल हक थे तो मोहम्मद नवाज टीम में शामिल, मिसबाउल हक आए, इनकी दोस्ती मुझे लगता है PCB में किसी के साथ गवर्निंग बॉडी में किस तरह। हाँ जी, इनकी मुझे तो ऐसे लग रहा है बहुत ही अच्छा। फिर ये मोहम्मद वसीम जूनियर को एज ऑलराउंडर लेके आए हैं। अभी इनका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ये यूं समझ लें कि मोहम्मद वसीम 3 आउट करके आ गए मेरे ख्याल में स्क्वाड में। हाँ बिल्कुल। तो अब आप सिलेक्शन पे क्या बात करेंगे? अब सिलेक्शन आपके सामने आ रही है। अच्छा चलें, एक आधा खिलाड़ी तो चीफ सिलेक्टर का हक होता है जी, लेकिन सुभान भाई कैसे हक होता है? ये पाकिस्तान की टीम है, क्योंकि गली मलिक की उनके घर की टीम तो नहीं है, उनका हक होता है एक खिलाड़ी। अच्छा, उसके बाद शादाब खान, वो तो फेयर सिलेक्शन है, वो तो ही इज अ टैलेंट, बहुत अच्छे प्लेयर है। वो कैच ना पकड़ते तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के पास ना होती। सही बात है। वो उन्होंने जो कोहली का कैच जो अदर अली ने ड्रॉप किया था स्लिप में, उसके बाद अगर वो कैच वाकई ना लेते तो मैच तो गया था, मैच खत्म हो चुका था उस टाइम तक। क्योंकि पता है आपको, जब 186 जब उन्होंने 2012 में किया था जी बिल्कुल, तो वो 300 प्लस रन से तो मैच वहीं खत्म हो गया था जी। नाजरीन, जहां पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेटेबल। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, अभी मम्मी का है ये दुआ, कहीं हाथ तुम्हारे सहारा, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेटेबल। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही
लड़की की जुबान है शमा। ट्वाइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना आए कभी कोरोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे ली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल इटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विजदा मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम अली से जो T20 स्क्वाड है उस पर गुफ्तगू चल रही थी, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ऑलराउंडर की बात भी हमने कर ली, बैटिंग भी हमने देख ली, विकेट कीपर तो जाहिर है कि रिजवान और सरफराज चले आ रहे हैं। गो के सरफराज के साथ ये ज्यादती हो रही है और हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं। अच्छा, फास्ट बॉलिंग की तरफ अगर हम देखते हैं तो एक तो अरशद इकबाल ना सिर्फ इस PSL में बेहतरीन परफॉर्मर रहे कराची की जानिब से, बल्कि इससे पिछले PSL में, और उन्होंने टीम में रिटेन्ड प्लेयर में रखा।
اس کے بعد حارث رؤف ہیں، نو ڈاؤٹ فیئر سلیکشن ہے، حسن علی ہے، محمد حسنین ہیں اسپیڈ میکر، اس کے بعد ہمارے جو شاہین شاہ آفریدی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ فاسٹ بالنگ میں بھی کوئی آپ کو ان فیئر سلیکشن نظر آتی ہے؟ یہاں پر آپ کچھ مارجن دیں گے محمد وسیم کو؟ جی ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ ہم ڈسکس کسی اور پروگرام میں کریں گے. آپ نے کہا سرفراز زیادتی ہوئی ہے، کوئی زیادتی نہیں ان کے ساتھ، یہ آپ کی بھی ڈیبیٹ بعد میں ہوگی. نہیں زیادتی اس سینس میں کہ اگر وہ آپ کا پلان کا حصہ نہیں ہے تو ان کو ٹیم میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ جی لیکن اگر آپ کے فیوچر پلان میں سرفراز احمد نہیں ہے تو آپ رضوان کے ساتھ کسی نئے اس کو لگائیں، کیپر کو، وکٹ کیپر کو. دو کسی اور سائڈ پہ نکل جائیں گے. اب اس ٹاپک کو یہیں پہ لیو کریں. اب آ جائیں فاسٹ بالر اسکواڈ پہ. تو ارشد اقبال بہت اچھے سلیکشن، حارث رؤف ٹھیک ہے، حسن علی ٹھیک ہے، محمد حسنین اور شاہین شاہ آفریدی آپ کو پتہ ہے یہ دونوں تقریباً آگے پیچھے ہی آئے ہیں. جی تو اتنا فرق نہیں ہے دونوں کی کھیلنے میں. اور لیکن یہاں پر جی ایک بات جو آپ نے ہنٹ دیا ہے میں وہ پک کر چکا ہوں آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ محمد حسنین کو ایک تو فٹنس ایشو ان کا رہا، جس طریقے سے حارث رؤف کو موقع ملے ہیں نا اس طریقے سے ہم نے حسنین کو ڈیولپ بھی نہیں کیا، اس طرح موقع بھی نہیں ملے ان کو. اور دوسرا حسنین کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایکسپریس فاسٹ بالر ہیں، وہ 150 پلس کرنے والے بالر ہیں. اور اگر ہم ان کو مسلسل کھلا کے ڈیولپ، ہم دیکھیں جسپریت بمراہ، اگر ہم ہمسایہ ملک کی طرف چلے جاتے ہیں، بھونیشور کمار ہیں اور بے شمار نام ہیں جو سٹارٹ میں آئے تو ان کی نہ لائن تھی نہ لینتھ تھی، ان پر کام ہوا اور آج انڈیا بیٹنگ کے بجائے انہیں بالر کے سر کے اوپر جیت رہے ہیں. تو ان کی پیس بہت عرصے کے بعد ہمیں اس طرح کا ایکسپریس فاسٹ بالر ملا جو 150 پلس جا رہا ہے. تو ٹھیک ہے ان کی لائن اور لینتھ میں ہم جانتے ہیں کہ ایشو ہے، ان کو نہیں پتہ چلتا کہ ایک بال میں اگر ادھر کر رہا ہوں تو اگلی بال فوراً لیگ سٹمپ سے باہر ان کی جاتی ہے. لیکن ان کی پیس جو صحیح وکٹوں میں آئے گی اس کا ایڈوانٹیج تو ہو سکتا ہے ہمیں. جہاں تک آپ نے فاسٹ بالنگ کی بات کی ہے سبحان بھائی، تیز بال کرنا مجھے نہیں لگتا کوئی اتنی بڑی بات ہے. یہ میرے الفاظ نہیں، یہ شعیب اختر ہمارے لیجنڈ کے الفاظ ہیں. فاسٹ بالر کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے بال کہاں پھینکنا اور کس ٹائم پھینکنا ہے. جب تک اس کا بال پہ کنٹرول ہی نہیں ہوگا وہ فاسٹ بالر کس چیز کا ہے. چھوٹی سی مثال وہاب ریاض کی ورلڈ کپ 2016 ان انڈیا، انہوں نے اسٹیو اسمتھ کو بال کی وکٹ سے وہ جہاں اسٹیو جا رہے تھے وہ پیچھے پیچھے جا رہے تھے ان کے. تو ایسی پیس کیا فائدہ اس کا. محمد حسنین کو آپ نے بولا تھا، میں نے بولا تھا ان کو ٹیسٹ کھلا دو، ہم نے تو نہیں بولا تھا. ان کو ڈومیسٹک میں بھیجو، آپ ان کو 4-5 سال کھیلنے دو، ان کو لائن سیدھی ہونے دو، ان کو پتہ لگ جائے میں نے کہاں بال کرنی ہے. ان کو آپ ٹیم میں لے آؤ. وہ کوئی بوڑھے تو نہیں ہو رہے تھے کوئی، یا کوئی بھاگے تو نہیں جا رہے تھے. چلیں یہ تو ہمارا ان کی فٹنس کی بات ہے. جی یہ تو ہمارا چھوٹی سی بات ان کی فٹنس کی بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ میں پروفیشنل سرکٹ میں ہوں، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی فٹنس کیسے مینٹین کرنی ہے. دیکھیں انجری تو انجری ہوتی ہے، انجری سے ریکور کرنا پلیئر کا کام ہے. وہ ٹریننگ کریں گے تو کچھ ہوگا نا. ریکور ہوئے ہیں تو ہمارے پلیئرز نا لاڈلے بہت ہوتے ہیں اصل میں. یہ تو خیر آپ کی بات درست ہے. ہاں جی، تو ان کو محنت کر تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے. تو اب لیٹس سی ہے محمد حسنین. اچھا بہرحال ابھی چلیں ہم ساتھ ہی ابھی چونکہ ODI بھی ہے، ٹیسٹ اسکواڈ بھی ہے، جلدی سے اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. جی ODI میں عبداللہ شفیق ہیں ہمارے پاس بیٹنگ میں، اوپنر ہیں. یہ جس طرح ہم نے پہلے انٹرو میں بھی بات کی کہ پرفارم نہیں کر پا رہے ٹیلنٹ کے حساب سے، لیکن ابھی بھی ان کو کنٹینیو رکھا گیا ٹیم میں. بابر اعظم ہیں، پھر دانش عزیز کھیلنے کا موقع نہیں ملا لیکن ون ڈے اسکواڈ میں دوبارہ ریٹین ہیں. فخر زمان کو جو اس سے پہلے وہ نہیں جا سکے تھے نیوزی لینڈ، ان کا جو سیریز مس ہوئی تھی، ٹیم میں دوبارہ آ گئے ہیں. حیدر علی ہیں. اس کے بعد ون آف دی ویری موسٹ لیجنڈ ہے ہمارے، نہیں پرفارمر ہے صرف لیجنڈ نہیں، امام الحق ہیں. اور اس کے بعد سعود شکیل پھر کراچی سے. اس کے بعد اگر ہم اچھا پہلے ذرا انہی بیٹسمینوں پر تجزیہ کر لیتے ہیں کہ آپ کو ان میں کوئی انفیئر سلیکشن نظر آتی ہے جو میرٹ سے ہٹ کر کی گئی ہو. مجھے لگتا ہے عبداللہ شفیق کو زمبابوے میں چانس دینا چاہیے، ساؤتھ افریقہ میں نہیں ان کو کھلانا چاہیے، وہاں ان کی جگہ بھی نہیں. جی بالکل. تو یہاں پہ اچھا یہاں پر ایک چیز میں نوٹ کر رہا تھا، محمد حفیظ نہیں ہے اسکواڈ میں. جی ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہم جا رہے ہیں. جی اگر آپ اسکواڈ میں بیٹسمین دیکھیں، عبداللہ شفیق بالکل ان کا کوئی ڈیبیوٹنٹ ہے، مطلب کہ 1-2 میچ چند میچز کھیلے میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. ایک بابر اعظم اچھا، اس کے بعد فخر زمان اوپنر ہیں. اس کے بعد امام الحق اوپنر ہیں. دانش عزیز، سعود شکیل ابھی انہوں نے ڈیبیو کرنا ہے. مطلب یہ کیا سبحان بھائی ون ڈے یہ میرٹ تو سمجھ میں آ گیا کہ پرفارمر تھے،
لیکن کیا صرف میرٹ دیکھا جاتا ہے, ٹیم کمبینیشن نہیں دیکھا جاتا کہ اوڈیائی آپ نے جا کر کھیلنا ساؤتھ افریقہ سے, کوئی بچی ٹیم سے تو نہیں کھیلنا جس طرح زمبابوے ہے, آئرلینڈ ہے, ہم تو وہاں بھی ہار جاتے ہیں. بالکل. تو یہ بچے تو نہ محمد حفیظ ہیں, نہ ایک رضوان ہے نیچے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھی فارم ہے, یا اوپر بابر اعظم ہے, بیچ میں تو آپ کے پاس یا ڈیبیوٹنٹ ہیں یا 2-4 میچز کھیلے ہوئے پلیئر ہیں. کیا بیٹنگ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری ون ڈے ٹیم کہاں جا رہی ہے. 23 میں ورلڈ کپ ہے, ابھی تک آپ ڈیبیوٹنٹ کھلا رہے ہیں. آپ باقی اب یہاں پہ نا ہمیں باقی ٹیموں کی بات کرنی پڑتی ہے. باقی ٹیمیں اٹھائیں آپ, ون ڈے کی ساتھ تمام ٹیمیں اسٹیبلش ہو چکی ہیں, ساروں نے اپنا اسکواڈ فائنل کر لی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ورلڈ کپ 23 میں انڈیا میں ہے تو پچیز وہاں پہ پچیز سیم ہے, پچیز تو سیم ہی ہیں. ہمیں وہ تو ورلڈ کپ ہمیں جیتنا چاہیے تھا, 11 والا بھی جیتنا چاہیے تھا, ہم نہیں جیت سکے. تو جب ہم اپنی کنڈیشن میں ورلڈ کپ نہیں جیت سکتے. اچھا, یہاں پر پھر آل راؤنڈر کی طرف ہم اگر جاتے ہیں تو فہیم اشرف ہیں, جی, محمد نواز, پھر محمد نواز ہڈن ٹیلنٹ کی بنیاد پر شامل ہیں, پھر محمد وسیم جونیئر کو شاداب خان آگے, ان میں اتنا زیادہ ٹیلنٹ پایا گیا ہے کہ ان کو نہ صرف T20 بلکہ ODI میں بھی شامل کر لیا گیا. اور پھر شاداب خان نو ڈاؤٹ کہ وہ تو ٹیم کا حصہ ہیں ہی ہیں. پھر محمد رضوان ہیں, سرفراز احمد ہیں, حارث رؤف, حسن علی, محمد حسنین, شاہین شاہ افریدی. تقریباً سیم وہی اسکواڈ ہے, 1-2 کھلاڑیوں کو چھوڑ کے جو کہ T20 کا ہے. ٹھیک ہے, تو بالنگ کے اندر ٹھیک ہے کہ شاہین شاہ افریدی اچھی فارم میں ہیں, اس کے بعد حسن علی کی بہترین فارم چل رہی ہے. ان 2 بالر کے ساتھ فہیم اشرف ایک آل راؤنڈر کے طور پر کھیلیں گے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ حارث رؤف اور حسنین ون ڈے میں بھی فٹ ان ہوتی ہیں؟ محمد حسنین کی زبان بھائی پھر وہی بات آ جائے گی. تو آپ نے جیسے بولا ان کے فٹنس ایشوز بھی ہیں, تو کیا وہ 10 اوور پورے کر سکیں گے؟ یہ بھی ایک کوسچن مارک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ بہتر چانس کیا تھا کہ ہم اگر کوئی اور کھلاڑی لے کر جاتے بالنگ میں, کیونکہ وہاں پر افریقی کنڈیشن ہے, وہاں سپن کے بجائے فاسٹ بالنگ ہمیں چاہیے ہوگی. اب یہاں پہ اور پھر فہیم اشرف کے اوپر اتنا انحصار کرنا بھی درست نہیں ہے, کیونکہ وہ آل راؤنڈر ہیں, وہ کوئی پراپر اسپیشلسٹ فاسٹ بالر تو ہے نہیں. جی, تو آپ 2 اسپیشلسٹ بالر لے کے جا رہے ہیں, ایک حسن علی ہے اور ایک آپ کے پاس شاہین شاہ افریدی ہیں. باقی حسنین اور حارث رؤف کی کوئی ویسی پرفارمنس ابھی تک کوئی اچھے 4 وکٹیں یا 5 وکٹیں سامنے نہیں. پیچز میں اچھے اسپیل کرتے ہیں لیکن کوئی میچ ونر نہیں ہے ابھی وہ. 2013 میں سوچ کے ہم ٹیم سلیکٹ کر 2013 میں پاکستان کو ایک بالر نے وہاں پہ ون ڈے سیریز جتوائی تھی, ایشیا کی پہلی ٹیم بنی تھی جی, جو ہم نے اعزاز حاصل کیا وہاں پہ سیریز جیتنے کا. اور آج وہ فکر المی ہے کہ وہ پلیئر اسکواڈ میں ہے ہی نہیں, وہ ٹیم سے ہی باہر ہے, وہ تو منظر عام سے بھی غائب. جی, دا ون اینڈ اونلی جنید خان. جی, ان اب اس سلیکشن کے بارے میں کیا بات, کیا محمد حسنین جنید خان سے بیٹر بالر ہیں؟ تو ان کا ایکسپیرینس, وہ ان کی فٹنس, اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ان کی فٹنس لیول بہت اچھا ہے اس ٹائم. ان کا انٹرویو آیا تھا تو انہوں نے اس پر کچھ اعتراض بھی کیے تھے, لیکن ظاہر ہے مجبوری ہے, اگر کھیلنا ہے تو چپ تو رہنا ہے. ہاں جی, تو وہ جب وہ کچھ دبے لفظوں میں کچھ تھوڑا بہت بولے تھے, لیکن اس کے بعد وہ زیادہ کوئی بیانات نہیں دے سکے. اچھا, عامر اس اسکواڈ میں نہیں ہے, آپ تو خوش ہیں ظاہر ہے کہ عامر کو. اچھا دیکھیں, وہ ایک انسیڈنٹ تھا, ہو گیا, ٹیم میں آ گئے. ایز اے پرفارمر اگر اب ہم بات کریں اس چیپٹر کو کلوز کر کے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ جاتے ہوئے آپ کو ایک سیزنڈ بالر, آپ نے وہاب ریاض کو بھی ٹیم سے جو ہے نکالا, تو اب کیا عامر کی یہاں جگہ بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی؟ انسیڈنٹ ہوا میں ختم, دوبارہ کیپ مل گئی, وہ ختم ہو گیا سب کچھ دوبارہ. تو محمد عامر, مجھے جو پچھلے دنوں سب سارا ہوا سین, وہ سب کچھ سارا پاکستان جانتا ہے. مجھے تو ہمارے جو بالنگ کوچ ہیں ان کا خاصا رہا ہے کہ وہ بالر کو خراب کرنے میں بڑے ماہر ہیں. اس سے پہلے محمد سمیع کو تباہ کیا انہوں نے, وہاب ریاض کو بھی تباہ کرنے میں ان کا کافی ہاتھ ہے. پھر محمد عامر نے بھی کہا محمد اس شخص کی وجہ سے میں ٹیم میں نہیں آ سکتا. لیکن محمد عامر کو نا تھوڑا سا یہاں پہ بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو وہ بہت زیادہ نا, مجھے لگتا ہے وہ بات ایگو پہ لے گئے ہیں. ان کو تھوڑا سا صبر سے کام لینا چاہیے تھا. شاہد افریدی نے یہی بات کی, جب وہ پہلے تھوڑا سا صبر سوچ چکے تھے کہ بس اب میں نے لیگز کھیلنی ہے, یہ نہیں کھلاتے تو جی وہ بہت پہلے سوچ چکے تھے. جب انہوں نے ٹیسٹ سے ریٹائرمنٹ کی, ان کے پلان میں پاکستان مجھے نہیں لگتا کہ تھا. جیسے ان کی فارم بھی چل رہی تھی, مطلب ایسا لگتا ہے ہی از نو انٹرسٹڈ ان پاکستان, وہ پاکستان سے. اور یہ ظاہری بات ہے, ڈریسنگ روم آپ کوچ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, بالنگ کوچ ہیں, ان کو آپ کی باڈی لینگویج پتہ لگ جاتی ہے, تو ظاہری بات ہے. ابھی تھوڑا سا جو ہے ٹیسٹ کارڈ پہ بھی نظر دوڑا لیتے ہیں. ایک مرتبہ پھر آپ کو عبداللہ شفیق یہاں نظر آئیں گے. یہ پھر وہی والی بار ہم بات کرتے آ رہے ہیں کہ ان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ پایا جا رہا ہے, اسی وجہ سے شاید ان کو یہ فیوچر میں
پتہ نہیں کیا ٹیلنٹ ہے، جب دیکھیں گے نظر آئے گا. تو جس طرح محمد نواز میں ٹیلنٹ نظر آئے گا، لیٹس سی ان کا ٹیلنٹ. اچھا عابد علی کو چلیں یہ ہے کہ ODI سے نکالا لیکن ٹیسٹ میں برقرار رکھا گیا، اچھی نیوز ہے، یہ اچھی بات ہے. اظہر علی سیزن کمپینر اور ہونا بھی بنتا تھا نو ڈاؤٹ. بابر اعظم ٹھیک ہے، فواد عالم ٹھیک ہو گئے. عمران بٹ یہ ایک اچھا سائن ہے کہ ایک آپ کا اوپنر. ہمارے یہاں ماضی میں یہ روایت رہی ہے کہ وہ 1 یا 2 ٹیسٹ میچز کے بعد ہم نے کس نے اوپنر ضائع کی، لمبی فہرست ہے جس پہ ہم نے پروگرام بھی ایک کرنا ہے اس قریب، تو وہاں یہ ڈسکس ہوگا. اچھا اس کے بعد سلمان علی آغا جو کہ لاہور قلندر کے 2-3 سیزن سے ان کے مستقل پلیئر ہیں، اور ڈومیسٹک میں اس مرتبہ جو ہمارے ٹاپ 5-6 بیٹسمین جنہوں نے اچھی پرفارمنس کی فرسٹ کلاس میں قائد اعظم ٹرافی میں، یہ ان میں شامل تھے. تو ٹھیک ہے کہ ایک ڈومیسٹک میں میرٹ پر آئے. پھر سعود شکیل اگین ODI کے بعد ٹیسٹ میں بھی ریٹینڈ ہیں. تو بیٹنگ تو تقریباً اچھا ہاں یہاں پر ایک کھلاڑی اسد شفیق کا نام نہیں ہے. ہم نے ان کو انگلینڈ سیریز کے بعد یہ کہہ کر نکالا کہ وہ آؤٹ آف فارم ہے، وہ ڈومیسٹک میں جائیں، وہ فارم بحال کریں اور پھر وہ اسکواڈ میں آئیں گے. نیوزی لینڈ جب ہم گئے تو ان کو ہم نے شامل نہیں کیا. پیچھے فرسٹ کلاس ٹورنامنٹ ہوا، وہاں انہوں نے سنچری بنائی، 50 بنائی. پھر نیشنل جو ہمارا کپ ہوا ODI کپ ہوا وہاں اچھی فارم میں نظر آئے. پھر جب T20 کا ہمارا جو نیشنل کپ ہوا وہاں بھی انہوں نے ایک اچھی 50+ رن کی اور ایک 30+ رن کی اننگ کھیل کے فارم تو شو کر دی. اب دیکھیں جو سیزن پلیئر ہوتا ہے جو 10 سال سے آپ کی ٹیم کا مستقل رکن ہو، کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ جب تک وہ 1000 رن فرسٹ کلاس میں نہیں کرے گا اس کو دوبارہ ٹیم میں نہیں آنے دیا جائے گا؟ کیا اتنی پرفارمنس فارم شو نہیں ہوئی ان کی؟ ساؤتھ افریقہ کے اور زمبابوے سے ہم نے ٹیسٹ کھیلنے ہیں افریقی کنڈیشن کے اندر. اس ٹائم اسد شفیق جیسی ٹیکنیک پورے پاکستان میں کسی کے پاس نہیں. نو ڈاؤٹ ان کی ٹیکنیک پر تو بحث ہے ہی نہیں، وہ تو لیجنڈری ٹیکنیک کے وہ پراپر بیٹسمین. بالکل ان کو آپ راہل ڈراوڈ سے کمپیئر کر لیں، سچن سے کر لیں تو ان کو جاوید میرداد سے کمپیئر کیا جاتا رہا. ان کا سٹانس دیکھیں آپ، جس طرح جس اپروچ سے وہ کھیلتے ہیں. تو اور مزے کی بات، اور پھر میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ سنچری جو 6 اور 7ویں نمبر پر بیٹسمین نے بنائی ہیں وہ بھی اسد شفیق ہیں. اور اسد شفیق اور اظہر علی کا کمبینیشن جو ان کی پارٹنرشپ، تو اسد شفیق یکدم منظر نامے سے غائب ہو گئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے وہ بھی گمنامیوں کے دھیرے میں بہت جلدی جانے والے ہیں. وہ اصل میں اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ وجہ کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کوئی اندر کی خبر آپ کے پاس ہو محمد وسیم کا اسد شفیق سے کیا کوئی ذاتی کلیش ہے؟ مطلب آپ ایک پھر آپ نے خود اناؤنس کیا کہ وہ جیسے ہی اپنی فارم بحال کریں گے ہم ٹیم میں لے آئیں گے. بالکل. اور انہوں نے سنچری بنانے کے بعد ایک اس قسم کے بیٹسمین کو ایک اچھی اننگ چاہیے ہوتی ہے کم بیک کرنے کے لیے. وہ ایک اچھی اننگ نہیں، 5 سے 6 اچھی باریاں کھیل چکے ہیں ڈومیسٹک میں. ابھی اور کیا چاہتے ہیں وہ بھائی؟ سچویشن 2 ہیں، 2 ہوتی ہیں کہ ایک جو نیا پلیئر ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے بہت. پرانے پلیئر کا اگر کوئی ریفرنس نہیں ہوتا اس کی آ کی جگہ تو کوئی نظر آتا ہے آپ کو اتنا اسٹرانگ پلیئر جو اسد شفیق؟ کیا آپ سمجھتے ہیں فواد عالم کی وجہ سے اسد شفیق باہر ہیں؟ اگر ہم کیونکہ ہمارے ہاں ایک اور بھی تو ایشو ہے نا، ہمارے ہاں یہ بھی ایک تھیوری ڈسکس کی جاتی ہے کہ سندھ سے ہم نے زیادہ پلیئرز اب نہیں لینے. تو کیا یہ اس کو بیلنسنگ کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے سندھ سے بیٹسمین فواد عالم کو ٹیم میں شامل کیا تب اس کی وجہ سے اسد شفیق باہر بیٹھیں گے؟ جب اسد شفیق تھے تو ہم نے فواد عالم کو 10 سال ضائع کیا. خرم منظور آپ کے سامنے ہے. تو کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے یہاں پہ نہیں لگتا کہ فواد عالم کی وجہ سے اسد شفیق کو باہر کیا گیا. اچھا. تو یہاں پہ جو انہوں نے نئے پلیئر ڈیبیوٹنٹ ڈالے ہیں تو یہ اب جو ہے ٹیسٹ چیمپئن شپ وہ تو ختم ہو ہم باہر ہو چکے ہیں، وہ تو ختم ہو گئی ہماری. اب مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کیا ٹیم ڈیولپ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ایکسپیرینس آپ ڈیبیو کروائیں، 1-2 پلیئرس کا کروائیں. آپ ان کو ڈومیسٹک، مجھے سمجھ نہیں آتی آپ ان کو ڈومیسٹک کیوں نہیں کھیلنے دیتے 3-4 سال؟ بھائی ان کو ڈومیسٹک تو کھیلنے دو، ان کو آپ ڈائریکٹ انٹرنیشنل میں لے کے آ جاتے ہو، وہ وہاں جاتے ہیں فیل ہو جائے. اتنا پریشر ہوتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کا، جس طرح کا پوری دنیا. پھر یہاں پر ایک اور بھی ان کو پریکٹس تو کرنے دو کم سے کم. دیکھیں جس طرح ہمارا ڈومیسٹک کا معیار ہے، اب وہاں پر اگر ایک بیٹسمین 1000 رن بھی کر کے آ جائے، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ افریقی کنڈیشن میں یا آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ ان فاسٹ پچز کے اوپر جا کر ان پچز سے اٹھنے والا بیٹسمین فوراً ایک ہی سیزن کے بعد وہاں چل سکتا ہے؟ سبحان بھائی کچھ سال پہلے ہمارے پاس بھی فاسٹ وکٹس ہوتی تھیں، وہ تو ڈومیسٹک میں بنائی جاتی تھیں پریکٹس کے لیے. آپ کو یاد ہوگا ایبٹ آباد میں بھی ایک پچ بنائی گئی تھی اور وہ کافی سال رننگ رہی ہے. اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ گابا سے ملتی جلتی پچ ہے جو برسبین آسٹریلیا کی پچ. اور وہ ایک اس گابا سے ایک اور پچ کو بھی کمپیریزن کیا گیا تھا، راولپنڈی کی پچ کو. بالکل. اور راولپنڈی کی پچ جانی جاتی ہے کہ فاسٹ بالنگ کو ہیلپ کرے گی. ڈومیسٹک کے وہاں پہ جب کھیلتے تھے بیٹسمین تو ان کو کافی ہیلپ ملتی تھی. اب تو
ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे, वो मट्टी तब्दील हो गई, विकेट बनाने वाले तब्दील हो गए। असल में तो अब क्यूरेटर चेंज हुए और उसके बाद फिर बैट्समैनों के ذہن में ये खौफ पैदा हो गया कि अगर हम परफॉर्म यहाँ नहीं करेंगे तो सिलेक्ट नहीं होगा। तो वो सारा ट्रेंड ही हमने फिर T20 की वजह से पिचेस का सिनेरियो क्रिकेट नहीं हुई। यहाँ पर ऑलराउंडर के अंदर अगर हम देखते हैं स्क्वाड में तो फहीम अशरफ हैं, मोहम्मद नवाज, फिर मोहम्मद नवाज तीनों स्क्वाड में। अच्छा देखें कि वो वेरी सरप्राइजिंगली इब्तदा में उनके बारे में ये उन पर ठप्पा लगाया गया था कि वो T20 के बेहतरीन बॉलर हैं जी। टेस्ट में खैर T20 में भी उनकी परफॉर्मेंस तो हम अभी तक देखने के शाइक हैं, देखेंगे कि कब आएगी कोई परफॉर्मेंस। टेस्ट में उनको शामिल किया गया। अच्छा फिर रिजवान सरफराज तो दोबारा राशिद लतीफ़ और मोइन खान जी, ये नए दौर के राशिद लतीफ़ और मोइन खान। अच्छा ये है कि वो एक वक्त में खेलता था जी, ये दोनों आ गए, दोनों स्क्वाड में यहाँ दोनों आ गए। अच्छा हारिस रऊफ को टेस्ट में हम ले आए माशाल्लाह। राशिद भाई और मोइन खान कुछ मैच साथ भी खेले जी जी, और वो मैच बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। इंटरेस्टिंग अब इनका देखना है क्या करते हैं ये दोनों। अच्छा बॉलिंग में हारिस रऊफ को फिर टेस्ट मैच में हम ले आए हैं। अच्छा हसन अली है, ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, उसके बाद शाहनवाज धानी जी। ये बहुत अच्छी सिलेक्शन मुझे लगी है टेस्ट में जी, लंबे स्पेल करेंगे उनको समझ आएगी। हमने इनको देखा, असल में हमारे यहाँ तो सिर्फ यही समझा जा रहा है कि शायद ये PSL से आए हैं, जबकि ये पिछला जो हमारा कायदे आदम ट्रॉफी टूर्नामेंट हुआ वहाँ 2 मैच विनिंग स्पेल ये करके आए थे। और इनके बारे में मशहूर है कि एक तो लंबे कद के हैं, अंदरून सिंध जहाँ शदीद गर्मी पड़ती है, ये लाड़काना के हैं जी। तो गर्मियों में प्लेयर हैं, बहुत हार्ड प्लेयर। राहत अली जैसे मुल्तान के थे, बाकी सख्त प्लेयर लंबे स्पेल करते थे, अच्छी। और फिर ये तीखे फास्ट, और शुक्र है कि ताबिश खान को टीम से निकाला नहीं फाइनली। ताबिश खान अब देखना ये है कि क्या वहाँ पर खिलाया जाता है या नहीं, क्योंकि देखें वहाँ पर हमें 4 फास्ट के साथ तो जाना पड़ेगा। तो अगर हम देखें सिनेरियो तो हमारे पास हसन अली तो खेलेंगे जी, शाहीन शाह अफरीदी भी खेलेंगे और फहीम अशरफ भी खेलेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पर बैटिंग ऑलराउंडर की तरफ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर बनाएंगे। एक प्लेयर ने इतनी अपनी सारी जिंदगी मेहनत की, लेकिन 500 प्लस उसकी डोमेस्टिक में हड्डियां जिसकी टूट गई आउट करते करते, उसको कम से कम एक मैच तो दे दो यार। पाकिस्तान का झंडा तो अपने माथे पे सजा ले, वो जाते जाते एक तो इतना टैलेंटेड प्लेयर है वो। तो उसने जो परफॉर्मेंस की है डोमेस्टिक में, मुझे लगता है अगर इंटरनेशनल खेलता तो ये बंदा बहुत ले आए होते। अब जाहिर है उम्र के इस हिस्से में कि वो ना उनकी वो फिटनेस है ना। मुझे लगता है ताबिश खान और मोहम्मद शमी का केस आप देखें तो बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान का। अच्छा उसके बाद जी स्पिन बॉलिंग की तरफ हम देखते हैं तो नुमान अली हैं, साजिद खान हैं जो कि ऑफ स्पिनर हैं जी, बहुत अरसे के बाद टीम में अच्छा ऑफ स्पिनर नजर आ रहा है। और मजे की बात हमारे पास स्पिनर की बहुत अब कमी, पहले जब नहीं था, सईद अजमल रहमान थे, सईद अजमल थे कॉम्बिनेशन, लेकिन जब सईद अजमल का वो इशू आया ना उसके बाद से ऑफ स्पिनर अब डोमेस्टिक में आते हुए भी मतलब कि जो हमारे यंगस्टर हैं वो स्पिन करते ही नहीं है। जी बिल्कुल, उनको पता है कि वहां जाके तो है हमारे पास लेफ्ट आर्म और फिर जाहिद महमूद। अच्छा यहाँ पर अगर आप देखें तो यासिर शाह को शामिल नहीं किया गया। ये सुबह मुझे लगता है उस्मान कादिर को यहाँ पे होना चाहिए था टेस्ट स्क्वाड में, जाहिद महमूद की जगह जी। उस्मान कादिर को होना चाहिए था वहाँ पे आपको पता है कि अच्छा हमारी साउथ अफ्रीका से सीरीज नहीं है, जिम्बाब्वे से सीरीज है जी। तो टेस्ट की मुझे लगता है उस्मान कादिर को होना चाहिए था यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर आप समझते हैं मेरे ख्याल में वो यासिर शाह कंट्रीज हैं तो वो यासिर शाह को शामिल नहीं किया गया जी। और फिर दूसरा ये भी तो देखें ना कि हम अफ्रीकी कंडीशन में खेलने जा रहे हैं जी। हमारे पास 4 स्पिनर हैं, नुमान अली जी लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, अभी साउथ अफ्रीका की होम सीरीज के चैंपियन, साजिद खान राइट आर्म ऑफ ब्रेक और जाहिद महमूद राइट आर्म लेग स्पिनर हैं। उसके बाद हमारे मोस्ट फेवरेट हमारे नहीं मतलब सिलेक्शन कमेटी के मोहम्मद नवाज हैं। देखिए टेस्ट स्क्वाड जी 2 टेस्ट जी दोनों जिम्बाब्वे थे जी, 4 स्पिनर जी अफ्रीकी कंडीशन में, क्या ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया है? और अगर हम यहीं पर फास्ट बॉलिंग का कंपैरिजन देखें जी तो ये तो कंफर्म होता है कि साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत कम ऐसा चांस सामने आता है कि जहां 3 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर खेलें। अमूमन 4 पेसर जी और 1 ऑलराउंडर जो कि स्पिन भी कर सकता वो खेलता है। अब यहाँ पर अगर हम शाहीन शाह अफरीदी को जी और हारिस रऊफ तो जाहिर है कि भी टेस्ट नहीं खेलेंगे, हसन अली फॉर्म में है, वो उनकी प्यारी चॉइस है। हसन अली के साथ अब तीसरा जो फास्ट बॉलर है जी हमारे स्क्वाड के अंदर वो कौन है जो आपको लगता है कि वो परफॉर्म करता आ रहा हो? क्योंकि ताबिश खान का हमें पता है कि वो बहुत बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं, लेकिन उनसे अब वैसी परफॉर्मेंस हम नहीं तवक्को रखते। स्टैमिना उनका वो अब नहीं रहा बिल्कुल। बहुत 15-18 साल एक बंदा डोमेस्टिक खेले, 500 से ऊपर विकेटें हों, उसके कंधे, उसकी कलाइयाँ, उसकी उंगलियां खत्म हो चुकी होती हैं।
तो 4 स्पिनर ले गए हैं, तो वहाँ पर फास्ट हमने जो है क्या सोच किया? वहाँ भाई फास्ट उजैब हसन अली होंगे, शाहीन शाह अफरीदी तो होंगे। तीसरा कौन होगा? फहीम अशरफ खेलेंगे एज ऑलराउंडर, शाहनवाज खेलेंगे। शाहनवाज धानी को आप डेब्यू करते देख रहे हैं? बिल्कुल, वो डेब्यू करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और फिर ताबिश खान, इसका मतलब है कि फिर अभी हरा सकते रहेंगे जी, वो कैंप में बैठेंगे, इनको पानी वगैरह पिलाएंगे। और मतलब उनका जी बिल्कुल, उनको मुझे नहीं लगता कि वो खेल पाएंगे। हाँ, अगर ये हो सकता है कि पहले टेस्ट में कोई परफॉर्म नहीं करता, कोई इंजरी हो जाती है किसी को, तो फिर ताबिश खान की सुन सकते हैं वो। तो सुभान मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे उस्मान कादिर को ना होना चाहिए था कि अगर वो 3-4 आउट एक मैच में, 3-4 दूसरे मैच में कर जाए, उनकी जगह टेस्ट स्क्वाड में पक्की हो जाती, तो वो टेस्ट उसमें एस्टेब्लिश हो जाते, आगे वो मजीद परफॉर्म करते। यहाँ पे उनको रख चले, लेट्स सी व्हाट क्या होता है। तो चलें, बहरहाल अभी प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और फिर अभी जब अफ्रीकी मिशन बाकायदा शुरू होगा तो फिर स्क्वाड पे और डिटेल के अंदर गुफ्तगू होगी, और वहाँ पर फिर आपको जहमत देंगे। जी जरूर जरूर। तो जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने जो हमारे ODI, T20 और टेस्ट स्क्वाड था उसके ऊपर अपना जो फेयर एनालिसिस था वो पेश किया। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपकी खेल और खिलाड़ी से मुताल्लिक कोई भी तजवीज़ हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान सुभान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.